साथियों नमस्कार। मुगालिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारे आधुनिक भारत के टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन में कल हमने अपने पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने असहयोग आंदोलन के बाद की जो घटनाएं थी, प्रमुख घटनाएं, बेलगांव अधिवेशन के बाद में हमने महत्वपूर्ण काकोरी कांड, साइमन कमीशन जैसे तथ्यों को पढ़ा था। आज हम आगे चर्चा करेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और एक महत्वपूर्ण जो बड़ा टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब देखते हैं वो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने अपने गत वीडियो में देखा था कि जब मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो दो परिवर्तनवादी जो नेता थे, क्रांतिकारियों के रूप में नेता थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन दोनों ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, अधिराज्य नहीं, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और ये 1929 में हुआ। और ये जो लाहौर अधिवेशन है, ये जो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, ये रावी नदी के किनारे हुआ था। रावी नदी के जो किनारे हुआ था, यहाँ एक इतिहास के मध्यकालीन भारत की बात भी करते हैं। यही सहादरा के पास, रावी नदी के पास एक स्थान है, वो है सहादरा। इस सहादरा में और दिलकुश बाग है जहां मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा भी है। जहांगीर का क्या है? मकबरा। तो यहाँ रावी नदी के किनारे एक ये जो अपना अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929 को। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी, वो अध्यक्षता कर रहे थे उस समय, वो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। तो इसी अधिवेशन में तीन प्रमुख तथ्य उभर कर सामने आए। और वो तीन तथ्य कौन कौन से थे? इसके अंदर जो पहला तथ्य था वो क्या था कि इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। पूर्ण स्वराज्य की मांग है वो की गई कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। मोतीलाल नेहरू जिसकी मांग कर रहे थे वो डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य चाहिए। दूसरा, इस राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेता, राष्ट्रीय आंदोलन का नेता, वो गांधी को स्वीकार कर लिया गया। किसको स्वीकार कर लिया गया? महात्मा गांधी को स्वीकार कर लिया गया। एक तीसरा महत्वपूर्ण पहलू था कि यहाँ तीसरा वो था कि ये जो लाहौर अधिवेशन है, इस लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आगामी 26 जनवरी, अब यहाँ ये दिसंबर में हो रहा, अधिवेशन कब हो रहा है? दिसंबर में हो रहा। आगामी 26 जनवरी 1930 को हम संपूर्ण देश में स्वतंत्र दिवस है वो मनाएंगे। ये जो संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस की बात कही, ये जवाहरलाल नेहरू ने कही। ये तीन इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब इसी लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के किनारे बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक बात और कही कि इस लाहौर अधिवेशन से क्या कहा कि महात्मा गांधी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को अनुमति प्रदान की जाएगी। यह है इस राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कह दी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे हो गया। प्रस्ताव, यहाँ मूल बातें थी वो ये थी कि एक तो पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी, राष्ट्रीय आंदोलन का नेता गांधी को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी के दिन संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाएगा।
अब यहाँ महत्वपूर्ण घटना क्या थी, वो थी कि महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को अनुमति प्रदान कर दी। ये जो अनुमति प्रदान की गई थी, तो इसी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने की अनुमति भी प्रदान कर दी। इसके बाद में महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी का महत्वपूर्ण टॉपिक है 1930 से 1924। दो तथ्यों में इसको पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जब इसके हम चरण की बात करते हैं, कितने चरणों में चला, 2 चरणों में ये चलता है। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाता है और एक असहयोग आंदोलन की भांति एक बड़ा आंदोलन चलाता है, लेकिन इस आंदोलन को भी गांधी ने पूर्ण रूप से अहिंसात्मक रखा था। गांधी को नेता स्वीकार कर लिया गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अब इनकी बात करते हैं तो सविनय का अर्थ क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका अर्थ क्या है, गांधी ने इसका अर्थ इनके सामने क्या रखा था। तो गांधी ने इनका अर्थ रखा था विनय पूर्वक, यानी कि विनम्रता के साथ अंग्रेजी सरकार की नीतियों की आलोचना करना या उसका विरोध करना। गांधी ने इसका यह लक्ष्य रखा था, विनय पूर्वक अन्याय की नीतियां, विनय पूर्वक अन्याय की नीति का विरोध करना या विनम्रता से हाथ जोड़कर, विनम्रता से अंग्रेजों द्वारा भारत के अंदर जो दमनात्मक नीति, अत्याचार की जो नीति अपना रखी थी, उसका विरोध करना महत्वपूर्ण लक्ष्य था। अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, महात्मा गांधी पर ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विचार है, ये डेविड थोरो, ये विचार कहाँ से लिया था गांधी ने, ये विचार है ये डेविड थोरो से लिया था। डेविड थोरो से इसको लिया था, डेविड थोरो से इस विचार को ग्रहण किया था। इस समय भारत के जो वायसराय थे, भारत के वायसराय कौन थे इस समय, वो थे लॉर्ड इरविन। भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। तो भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन, और इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ये भारत के उस समय ब्रिटेन के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ये भारत के उस समय क्या थे, ब्रिटेन के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। अब इस लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने, इस लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने और अपनी 11 सूत्री मांग भेजता है। और ये 11 सूत्री मांग है, ये भेजता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों की हर कार्य की अवहेलना करना या विनय पूर्वक अन्याय जो अंग्रेज सरकार कर रही थी, उनकी नीतियों और उनके जो कानून थे, उन कानून की अवहेलना करना, इसका जो इसने लक्ष्य रखा था। इस समय इसने ये जो विचार है, ये कहाँ से ग्रहण किया था, ये डेविड थोरो से इसने ग्रहण किया था। और इस समय भारत के जो वायसराय थे, वो लॉर्ड इरविन थे। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने अपनी 11 सूत्री मांग गांधी ने, 11 सूत्री मांग है, वो गांधी ने इरविन को भेजी। तो इस 11 सूत्री मांग, 11 जो सूत्री मांग है, ये 11 सूत्री मांग किस व्यक्ति के माध्यम से भेजी थी, किस व्यक्ति के माध्यम से भेजी थी। तो उस व्यक्ति का नाम था, उसका नाम था रेजनी होल्डर्स के माध्यम से भेजी। ये
महात्मा गांधी के मित्र थे। इस रेजनी होल्डर्स के माध्यम से गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांग है वो रखी। ये 11 सूत्री मांग ये व्यक्ति लेकर पहुंचता है लॉर्ड इरविन के पास। लॉर्ड इरविन इस 11 सूत्री मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तब महात्मा गांधी ने अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का जो निर्णय लिया और यहाँ मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो गांधी ने एक कथन कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। ये गांधी का स्टेटमेंट था। इन्होंने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। अब यहाँ 14 फरवरी 1929 को 14 फरवरी 1929 को ये तिथि भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, इस कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने गांधी के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने की अनुमति प्रदान कर दी। तो गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने की अनुमति प्रदान किसने कर दी थी? वो कर दी वर्किंग कमेटी ने इसे प्रदान कर दी। अब यहाँ आगे एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि महात्मा गांधी इस दौरान अब दांडी मार्च करेंगे। महात्मा गांधी क्या करेंगे इस दौरान? अब दांडी मार्च करेंगे। अब गांधी की आती है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, इसको दांडी मार्च भी बोलते हैं। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, ये दोनों ही तथ्य याद रखने हैं। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का विचार डेविड थोरो, गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांग किसके माध्यम से भेजी थी? अपनी 11 सूत्री मांग गांधी ने किसके माध्यम से भेजी थी? वो किस व्यक्ति के माध्यम से भेजी थी? महात्मा गांधी ने वो भेजी थी वो रेजनी होल्डर्स के माध्यम से। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के मध्य ये दांडी यात्रा प्रारंभ की जाती है। 24 दिन की एक विशाल ऐतिहासिक यात्रा थी और इसे 240 मील की दूरी में इसे तय किया गया था। अब यहाँ 6 अप्रैल को महात्मा गांधी पहुंचते हैं दांडी, साबरमती से। यहाँ से अब जब गांधी प्रारंभ करते हैं तो ये कहाँ से प्रारंभ करते हैं? साबरमती से प्रारंभ करते हैं और यहाँ इस तिथि को कहाँ पहुंचते हैं? दांडी पहुंचते हैं और दांडी पहुंचकर अपने हाथों से गांधी जी नमक बनाकर और कानून तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश हो जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में दांडी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो दांडी यात्रा है इसका चित्रण, इसका चित्र है वो पुराने 500 के नोट पर, पुराने 500 के नोट पर दर्शाया गया था। हालांकि ये पहले चलते थे 500 के नोट, आजकल नहीं है। 500 के नोट इसके ऊपर इसको दर्शाया गया। अब महात्मा गांधी जब इस यात्रा को करते हैं, दांडी यात्रा को जब महात्मा गांधी करते हैं तो महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? उन व्यक्तियों की जब बात करते हैं तो महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू, इसमें महत्वपूर्ण है सरोजनी नायडू, और अंग्रेज पत्रकार था वेब मिलर, ये साथ थे। अब यहाँ बात करते हैं इस समय ब्रिटेन की बात करते हैं। इस समय किसकी बात करते हैं? ब्रिटेन। इस समय ब्रिटेन में क्या था? गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। उस गोलमेज सम्मेलन जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, इस गोलमेज सम्मेलन में यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयंकर प्रधान, तेज बहादुर स्प्रू, अलवर के महाराजा जय सिंह, बीकानेर के राजा गंगा सिंह, ये भाग लेने के लिए गए थे। परंतु यहाँ इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कोई भी भाग लेने नहीं गया। तब यहाँ रैमजे मैकडोनाल्ड और ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम,
उन्हें पता चला कि भारत के अंदर गांधी की जो दांडी यात्रा चल रही है और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा है। सरोजिनी नायडू इस समय यहाँ महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी, महिलाओं का नेतृत्व। यहाँ एक प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उस आंदोलन का नाम बताओ जिसमें महिलाओं ने पहली बार पर्दे से बाहर आकर भाग लिया था। तो वो कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने पहली बार आकर भाग लिया। अब यहाँ इस सुभाष चंद्र बोस जो जवाहरलाल नेहरू के साथ थे, इस सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की इस दांडी यात्रा की तुलना, ऐसी बोस सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना किससे कर दी? इसकी तुलना है वो किससे की? वो नेपोलियन के पेरिस मार्च, नेपोलियन के पेरिस मार्च से की। दूसरा, इसी सुभाष चंद्र बोस ने जो मुसोलिनी था उसकी जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की जो यात्रा थी और उसके लिए उसने एक यात्रा की थी, वो कहलाती है रोम मार्च, इससे इसकी तुलना कर दी। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस यात्रा की तुलना की नेपोलियन की पेरिस और रोम है में जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए जो मुसोलिनी था उससे इसकी तुलना कर दी। दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। तेज गति से आगे जब ये बढ़ता है तो यहाँ स्थिति क्या बनती है कि यहाँ एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल गफार खान। इस अब्दुल गफार खान ने एक दल बनाया, उस दल का नाम था खुदाई खिदमत गार। ये एक संगठन बनाया इसने, और ये जो संगठन बनाया, इस संगठन के अंदर जो इसके सदस्य थे, इस संगठन के जो सदस्य थे वो लाल कुर्ती दल के नाम से प्रसिद्ध हुए। लाल कुर्ती दल के नाम से यह प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है, अब्दुल गफार खान को इतिहास में एक नाम से भी जाना जाता है, एक उपाधि भी है, सीमांत गांधी के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ प्रश्न क्या बनता है कि अब्दुल गफार खान ने यहाँ एक संगठन बनाया खुदाई खिदमतगार, इसके सदस्य लाल कुर्ती दल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध थे। अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इस समय जो बच्चे थे, जो लड़के थे, इस समय जो लड़के थे, इन लड़के हैं, इन्होंने एक सेना तैयार की, उस सेना का नाम था वानर सेना। इन्होंने कौन सी सेना तैयार कर दी? वानर सेना। जबकि लड़की थी या लड़कियों की जो संख्या थी, इन्होंने मोजरी सेना है, इस मोजरी सेना को तैयार किया और गांधी का साथ दिया। जो ही ये यात्रा प्रारंभ होती है, इसमें 24 दिन की, तो गांधी जी है, गांधी जी के साथ अब की बार पर्दे से बाहर संपूर्ण रूप से महिलाएं हैं। महिलाओं का नेतृत्व है वो कौन कर रही है? महिलाओं का नेतृत्व सरोजिनी नायडू कर रही है। अंग्रेज पत्रकार वेब मिलर भी इनके साथ हैं। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि महात्मा गांधी का जब ये आगे बढ़ रहा था, उस समय भारत के अंदर एक व्यक्ति है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के तमिलनाडु का जो तंजौर का क्षेत्र था, तमिलनाडु के अंदर जो तंजौर का जो क्षेत्र था, वहाँ राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचिन्नापल्ली, कहाँ से? त्रिचिन्नापल्ली, यहाँ से लेकर वेदांत तक और यात्रा की। फिर इन्हें भी कैद कर लिया जाता है और यहाँ महिलाओं ने शराब की दुकानों के आगे धरना देना, वस्त्र है विदेशी वस्त्र उनके होली जलाना, इस प्रकार के कार्य किया और ये आंदोलन आगे बढ़ा। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन, पहला तो गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया क्योंकि उसमें कांग्रेस की ओर से किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया। अब महात्मा गांधी को
खुश करने या दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भेजने के लिए और इरविन पर दबाव बनाया और यहाँ एक समझौता होता है। उस समझौते को इतिहास में कहा जाता है गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। और ये समझौता होता है 5 मार्च 1930, 5 मार्च 1931। ये समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को ये समझौता हो जाता है। तो गांधी इरविन समझौता है, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता भी इसे कहा जाता है। यहाँ साथियों एक बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, वो ध्यान क्या रखनी है? वो ये रखनी है कि ये दिल्ली समझौता है। एक प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1939 को पवनार महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। उस व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहा जाता है दिल्ली चलो समझौता। उसे क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो समझौता, दिल्ली चलो समझौता, दिल्ली चलो समझौता। इधर इसको क्या कह रहे हैं? दिल्ली समझौता, दिल्ली चलो समझौता। 17 अक्टूबर 1939 को जो महात्मा गांधी ने पवनार महाराष्ट्र से चलाया था, पवनार महाराष्ट्र से चलाया था, इसको कहते हैं व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था। व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसको दिल्ली चलो समझौता, जबकि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? गांधी इरविन समझौते को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। ये जो गांधी इरविन समझौता होता है, इस गांधी इरविन समझौते की मध्यस्थता, इसकी मध्यस्थता किसने की थी? मध्यस्थता, इसका बिचौलिया कौन था? मध्यस्थता करने वाला कौन था? तेज बहादुर, तेज बहादुर इस्पू। इन्होंने क्या किया? इसकी मध्यस्थता की। और इनके साथ एक व्यक्ति और था, उस व्यक्ति का नाम है जयंकर प्रधान, जयंकर प्रधान। इन दोनों व्यक्तियों के अथक प्रयासों से महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता होता है। उस समझौते को गांधी इरविन या दिल्ली समझौता कहा जाता है। इसके तहत इनमें क्या क्या बात हुई? बात इसमें शर्तें क्या क्या थी, इसके अंदर शर्तें क्या क्या रखी गई थी? उस शर्तों की जब बात करते हैं तो वो शर्तें क्या रखी कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसे समाप्त कर देगी। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व क्या कर देगी? इस आंदोलन को समाप्त कर देगी। अर्थात गांधी इरविन समझौते की महत्वपूर्ण शर्त क्या थी कि यहाँ गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे। हमने प्रारंभ में भी कहा था कि ये 2 चरणों में चलता है, तो एक चरण यहाँ समाप्त हो जाता है। गांधी ने कहा जो राजनीतिक बंदी बनाए गए हैं उन्हें रिहा किया जाए और उन पर जो जुर्माना लगाया गया है उसे समाप्त किया जाए। जो भारत के समुद्री तटीय जो क्षेत्र हैं वहां भारत को नमक बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। जो आपातकालीन आदेश दिए गए थे यहाँ उन आपातकालीन आदेशों को भी समाप्त किया जाए। इस प्रकार महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए और इरविन की बात को स्वीकार कर लिया। इसी के साथ महात्मा गांधी के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की आलोचना भी किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस और एस.सी. बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की। इनकी आलोचना जायज थी। उस समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी की रिहाई की मांग महात्मा गांधी ने इसमें नहीं की थी, इसलिए इन्होंने इसकी आलोचना की। इस प्रकार से महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो प्रारंभ होता है। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी का प्रारंभ होता है, इसकी जब बात करते हैं हम
इसकी जो बात करते हैं हम, तो बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहां से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं वो प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रश्न क्या क्या बनते हैं। पहला, इसको अनुमति कहां प्रदान की गई, अनुमति कहां दी गई, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसको क्या दे दी गई थी, अनुमति। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है वो है दांडी यात्रा। इसके महत्वपूर्ण क्या है, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब से कब तक, इस दांडी यात्रा है, इसकी तिथि, फिर कहां से कहां तक इसको ले जाएगा। जैसे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, कहां से, साबरमती से दांडी तक। फिर इसका अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य बनता है कि इसका विचार गांधी ने कहां से ग्रहण किया था, विचार कहां से ग्रहण किया था, तो वो किससे लिया गया था, डेविड थोरो से लिया गया था। कहां से लिया गया था, डेविड थोरो से लिया गया था। इसके बाद में अगली जो बात है कि महात्मा गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांग किस व्यक्ति के माध्यम से भेजी थी, तो किस व्यक्ति के माध्यम से भेजी थी महात्मा गांधी ने, वो भेजी थी रेजनी होल्डर्स के माध्यम से भेजी थी। रेजनी होल्डर्स के माध्यम से महात्मा गांधी ने अपनी ये मांगे भेजी थी। इसके बाद में जो अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो तथ्य क्या है कि इस दांडी यात्रा का, दांडी मार्च का चित्रण कहाँ किया गया था, तो वो चित्रण किस पर किया गया था, 500 का जो पुराना नोट था उस पुराने नोट के ऊपर इसका चित्रण मिलता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो आता है महात्मा गांधी के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिला नेतृत्व किसने किया था, तो महिला नेतृत्व किसने किया था, वो क्या था, सरोजनी नायडू ने। किसने किया था, सरोजनी नायडू ने। इसके बाद में प्रश्न आता है गांधी के साथ इस समय कौन से अंग्रेज पत्रकार थे, तो अंग्रेज कौन साथ था महात्मा गांधी के साथ, वेब मिलर। अंग्रेज कौन सा साथ था महात्मा गांधी के साथ उस समय, वो था वेब मिलर गांधी के साथ थे। इसके बाद में एक और प्रश्न बनता है कि गांधी ने जो गांधी इरविन समझौता था, जो गांधी इरविन समझौता, ये जो इरविन समझौता है 5 मार्च 1931, इसकी मध्यस्थता किसने की, जयंकर प्रधान और तेज बहादुर द्वारा इनकी क्या की गई थी, मध्यस्थता। इस गांधी के जो आंदोलन चल रहा था इस समय वानर सेना तैयार की गई, उसके बाद में मौजरी सेना तैयार की गई, और यहाँ गांधी ने इस गांधी इरविन समझौते के बाद एक समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो वापिस ले लिया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया और गांधी ने कहा कि जो आपातकालीन आदेश, राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा किया जाए, आपातकालीन आदेश वापस लिया जाए, नमक जो तटीय क्षेत्रों में है उसमें भारत को बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके साथ महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए यहाँ से तैयार हो गए। अब यहाँ एक हम क्लास पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन की। हम जो गोलमेज सम्मेलन की क्लास है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक सभी विद्यार्थी साथी जो भाई लोग हैं उनसे एक ही है कि आप लगातार यहाँ कमेंट्स करके ये रखना है कि किसी टॉपिक में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स जरूर करते रहें। नमस्कार।